अगेन वेलकम क्लास 12th। आज हम लोग लाइट का सेकेंड प्रूफ देखने वाले हैं। और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने चेक किया था किसी गोली अवतल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। निश्चित तौर पे ये रिजल्ट था n/v-1/u = n-1/r के पदों में था। आज हम लोग इसी प्रूफ के माध्यम से, जो प्रूफ आपने कल किया था, उसी प्रूफ के माध्यम से किसी पतले उत्तल लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र का निरूपण करना है। तो चेक कर लेंगे। ओके, यू हैव टू चेक हियर रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर एनी थिन लेंस। ये लेंस है कौन सा है? कॉन्वेक्स। क्योंकि ये मेरे हाथ में लेंस आप देख पा रहे हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ध्यान देंगे, बीच में मोटा होगा, किनारों पर पतला होना है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए लिखा गया है पतला लेंस। और पतला लेंस का सीधा मतलब है कि इसकी जो मोटाई होगी, इसका जो थिकनेस होगा, इसके वक्ता त्रिज्या की तुलना में काफ़ी कम होगा। मतलब ये काफ़ी पतला लेंस है, ठीक है ना। बीच में मोटा होगा, किनारों में पतला, लेकिन ये बीच में भी काफ़ी पतला है, ठीक है। और ये जो सेकेंड आप देख पा रहे हैं, ये अवतल लेंस होता है। दोनों का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो लेंस अभी मेरे हाथ में, ये अवतल लेंस है, ठीक है। ये बीच में पतला है, किनारों पर मोटा है, ठीक है ना। तो दोनों का डिफरेंस आप समझ लेंगे। अभी फ़िलहाल इस प्रूफ में मुझे केवल ये चाहिए, उत्तल लेंस। ओके, तो बीच में मोटा है, किनारों में पतला है, साथ में ये काफ़ी पतला लेंस है, क्योंकि हम लोग का जो प्रूफ है वो किसी पतले उत्तल लेंस के लिए है। तो पतले उत्तल लेंस के लिए हमें निकालना है अपवर्तन का सूत्र। ओके, तो चेक करें डायग्राम को भी। तो डायग्राम देखिए, फिर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आज जो प्रूफ होना है, ये वास्तव में इस प्रूफ के माध्यम से आपको करना है। ये अवतल गोलीय पृष्ठ या उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है, इसी का इस्तेमाल करना है और ये प्रूफ संपूर्ण करना है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए, एक पतला लेंस मैंने दिखा दिया है एल के फॉर्म में, नाम दे दिया एल। और पतला लेंस है, इसकी मोटाई मैंने दिखाई है टी। चेक कर सकते हैं इसकी मोटाई कितनी है, स्मॉल टी। दो पोल दिखाए गए हैं P1 P2 के फॉर्म में, ये भी आप समझ लें। एक पोल यहाँ दिखाया गया P1, ये बिंदु जो है पोल हो जाएगा, मध्य बिंदु बिल्कुल यहाँ पे ये P2 हो जाएगा। दो अलग अलग पॉइंट हो जाएंगे। ओके, और साथ में आप ये भी समझ लें कि P1 की तरफ का जो वक्ता त्रिज्या होगी वो R1 मानी जाएगी, और P2 की तरफ की वक्ता त्रिज्या R2 मानी जाएगी। एक्चुअली जो आपका लेंस होता है कुछ इस प्रकार से, ओके, ये दो गोलों से निकल सकता है। जैसे ये एक गोला इधर बना दिया, ओके, और सेकंड जो गोला है वो इधर से बना दिया। अब इसकी त्रिज्या जो कि R1 दिखा दी गई, इसकी त्रिज्या दिखा दी गई है R2, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर P1 P2 लिखा गया है। P1 इस साइड के लिए लिखा जाएगा, और इस साइड के लिए वक्ता त्रिज्या कितनी, R1, और P2 यहाँ दिखाया गया है, ठीक है ना, वक्ता त्रिज्या R2। तो चालू करते हैं और चेक करें डायग्राम को पहले। ओके, अब देखिए डायग्राम में कोई बिंदु वस्तु O दिखाया गया है। ये जो लाइन बनाई गई, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष के रूप में जाना जाएगा। मुख्य अक्ष के बिंदु O पर कोई बिंदु वस्तु O रखा गया है, ठीक है ना। दो किरणें चलनी है, एक किरण यहाँ से चलेगा तो सीधा निकल जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड किरण यहाँ से चलेगा और ये लेंस पर टकराएगा, ठीक है ना। अब आप ध्यान दें कि ये जो पूरा एरिया है, या इधर का जो एरिया है वायु का है, मतलब इसके बाईं तरफ का और दाईं तरफ का दोनों का माध्यम कैसा है, एयर का। मतलब इधर भी वायु है, इधर भी वायु है। ये जो है कांच का बना हुआ है, ठीक है ना, कांच का लेंस है। और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक मैंने n शो किया हुआ है। ओके, तो चेक कर लें, लेंस L के फॉर्म में, लेंस की मोटाई दिखाई गई T के फॉर्म में। लेंस जिस पदार्थ का बना है उसका अपवर्तनांक n शो किया गया है। लेंस के दो पोल्स शो किए गए हैं P1 P2 के फॉर्म में, ठीक है ना। और दोनों की वक्ता त्रिज्याएं अलग अलग हैं, R1 एक तरफ का, R2 सेकेंड साइड का, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई बिंदु वस्तु O हमने स्थापित किया हुआ है। एक किरण यहाँ से सीधा निकल गया, सेकेंड किरण यहाँ से जाएगा, लेंस पे टकराएगा। अब ध्यान दें कि चूंकि प्रकाश की किरण वायु से कहाँ से जाएगा,
वाई से कहाँ से जाएगा, तो अवयव कुछ झुक जाएगा, इसका डायरेक्शन कुछ चेंज होगा। मान लो कि डायरेक्शन कुछ ऐसे बनता है, इस प्रकार से, ठीक है। अब चूंकि देखिए फिर प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाएगा, तो फाइनली जो डायग्राम बनने वाला है वो आई डैश बन गया है। तो कुल मिला के क्या क्या हमने चेक किया, हमने चेक किया कि जो बिंदु वस्तु O था उसका प्रतिबिंब दूसरी तरफ आई डैश बन जाएगा, और ये जो आई डैश है इसका आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है ना। और दूरियां नाप लेंगे, दूरियां आप शो कर दें। जैसे दूरी नाप लेंगे पहले P1 से, पहले P1 से नापी जाएगी दूरियां, ध्यान देंगे। O से जो दूरी है P1 की, इसको दिखाया गया U, O से जो गैपिंग है P1 की, इसको दिखाया गया U से, ठीक है ना। और यहां से जो दूरी बनेगी आई डैश की, उसको आप दिखा दीजिए B डैश। तो यहां से लेके यहां तक इसको आप B डैश दिखा दीजिए, ठीक है। चेक कर लें, ये जो U है बिंदु वस्तु और P1 के बीच की गैपिंग है, और ये जो B डैश लिखा हुआ है ये आई डैश और P1 के बीच की दूरी है। अब हमें पहले P1 के लिए यूज करना है ये अपवर्तन का सूत्र, इसको हम चालू करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या बनने वाला है P1 के लिए, N दिखाई पड़ रहा है, V दिखाई पड़ रहा है, U है और R है, ठीक है। तो आप चेक कर लें P1 जो है, P1 के लिए क्या क्या चलेगा, P1 के लिए चलेगा U चलेगा, ओके। P1 के लिए V डैश चलेगा और P1 के लिए चलेगा R1, कितनी चीज चलेंगी। डायग्राम से क्लियर है कि U है, V डैश है, P1 के लिए जो वक्र त्रिज्या मानी गई कितनी, R1। अब आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, अपवर्तन के सूत्र का फॉर्मूला, ठीक है ना। अपवर्तन का सूत्र इस्तेमाल कर लेना है, और अपवर्तन के सूत्र के माध्यम से आप शो कर सकते हैं कि N/V लिखा हुआ है, V डैश कर लेना है, 1/U दिखाई पड़ रहा है, 1/U लिखा जाएगा, और फिर लिखा है N-1/R, तो N में कोई बदलाव नहीं करना है, N-1/R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई है, ठीक है ना। पहला इक्वेशन तैयार हो गया है। अब आपको चेक करना है सेकेंड इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगा चेक कर लेंगे। अब एक्चुअली ये जो आपका आई डैश है, ओके, ये जो आई डैश बना प्रतिबिंब के फॉर्म में इस सरफेस के लिए, इस पृष्ठ के लिए काम करेगा लाइक ऑब्जेक्ट, वस्तु के रूप में काम करेगा, ठीक है ना। पहले क्या था, ये ऑब्जेक्ट था, वो इमेज था P1 के लिए। अभी क्या होने वाला है, अभी आप दिखाएंगे जो P2 के लिए ये जो हो जाएगा लाइक ऑब्जेक्ट, ओके। तो इसका प्रतिबिंब इधर ही बनना है, यहाँ चेक कर लेंगे, ये प्रतिबिंब देखिए बनना है यहाँ पे, ये फाइनल इमेज है, इसको हम लोग दिखा देंगे आई से, क्लियर। ये आपका आई हो जाएगा। अब जो दूरियां हैं वो नापनी है कहाँ से, P2 से। पहले P1 से नापी गई थी, अभी नापनी कहाँ से है, P2 से। तो आप चेक कर लें कि ये जो गैपिंग होगा इसको हम लोग दिखाएंगे B, केवल B, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि पहले जो है प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ गया है, पहले गया है एयर से ग्लास में। अभी P2 के लिए क्या लिखोगे आप, P2 के लिए दिखाना है कि किरण जाएगा ग्लास से एयर, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर जो किरण होगी अगर ग्लास से एयर में जाएगा तो अपवर्तनांक भी चेंज होगा, ठीक है ना। तो आप चेक कर लें कि P2 के लिए U कितना होगा। U का मतलब है कि वस्तु और P2 के बीच की दूरी। तो वस्तु देखिए यहाँ पर रहेगा, यहाँ से यहाँ की दूरी B डैश है, और नापना कहाँ से है, P2 से। तो ये माइनस ये, तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कि कितना, B डैश माइनस T, ये U बन जाएगा,
ये आपका प्रतिबिंब बन रहा देखिए P2 से, तो ये B हो जाएगा और बक्का तीजा R2 हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि यहाँ जो पूर्णांक आप दिखाएंगे तो n नहीं दिखाना बल्कि 1/n दिखाएंगे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आपका यहाँ लिखा हुआ है n/b लिखा हुआ है, 1/u लिखा गया है, ये r नीचे आ रहा है, इसको आप चेंज करेंगे तो जहाँ पे n है वहाँ लिखना है 1/n, जहाँ पे b है, b का मतलब क्या है, प्रतिबिंब, सही लिखा है, b देखिए बन रहा है। जहाँ पे u लिखा गया है, u के साथ में क्या लिखना है, b रैश माइनस t, है ना, क्योंकि आपको दूरी यहाँ P2 से नापनी है। यहाँ पे लिखना फिर से अपॉर्चुनिटी का सूत्र, तो 1/n लिखा जाएगा, अपॉन में v लिखा हुआ है, प्रतिबिंब जहाँ बन रहा है v लिखेंगे, माइनस 1/u लिखा गया है, u का मतलब है ये b डैश माइनस t, ये आपका u हो जाएगा, इक्वल टू, अब यहाँ देखिए -1 लिखा गया है, और n के स्थान पे मुझे क्या लिखना है, 1/n -1/r2, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे, n नीचे आएगा, 1/nv, 1/v डैश और माइनस का t बनेगा, और इक्वल टू एलसीएम बना लेंगे, ये n 1 में जाएगा, 1 माइनस n बनेगा, और ये n नीचे आ जाएगा, n R2, इतना समझ लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या बना हुआ है, इसको आगे और सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे चेक कर लेंगे। ये जो आपका लेंस है काफ़ी पतला है, और लेंस अगर पतला है तो इसका सीधा मतलब कि जो t का मान होगा ये काफ़ी छोटा होगा, ठीक है। और t का मान काफ़ी छोटा है v डैश की तुलना में, तो आपको जो है t छोड़ सकते हैं, ओके। यू कैन नेग्लेक्ट द थिकनेस ऑफ द लेंस, तो यहाँ बनेगा 1/nv माइनस t हटा दो यहाँ से, ये बनेगा 1/v डैश इक्वल टू, ये ठीक है, इसको लेकिन निगेटिव बाहर निकाल लो ताकि इसका प्रारूप इसका सेम हो जाए, निगेटिव बाहर निकाल दिया गया है, ये बनेगा n-1 और नीचे R2, n भी लगा हुआ है nR2, ठीक है। अब आप तीनों में n से गुणा कर देंगे, यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/v आएगा, n/v डैश बनेगा, और ये निगेटिव में n-1/r2 आएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड तैयार हो चुका है, ओके। चेक कर लें, इक्वेशन फर्स्ट आपका ये बना था P1 के लिए, और इक्वेशन सेकेंड ये बना है P2 के लिए। सारी कंडीशन आपको चेक कर लेनी है, दोनों ही इक्वेशंस को प्राप्त करने में इसका रोल है, इस अपवर्तन के सूत्र का। t को हम लोगों ने काफ़ी छोटा बना हुआ है, और हम लोग का प्रूफ ये कि पतले लेंस के लिए, अगर लेंस पतला है उसकी मोटाई जो होगी वो काफ़ी कम होगी, ठीक है ना। इक्वेशन सेकेंड लिखिए बन गया। अब आपको फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ना है, 1 2 को ऐड कर लेना है, ठीक है ना। एक और दो को ऐड कर लेंगे, ऐड करने का सीधा मतलब है कि ये जो पद दिखाया गया n/v डैश यहाँ से, और n/v डैश यहाँ से कड़े आएगा, क्या बचेगा, यहाँ से आएगा 1/v माइनस 1/u, 1/v देखिए यहाँ से बनेगा, 1/u यहाँ से बनेगा, n-1 दोनों में है, ठीक है। यहाँ पे मैंने n-1 को कॉमन कर लिया है, ठीक है। अंदर बचेगा 1/r1, इसके लिए 1/r1 और यहाँ से आएगा 1/r2 नीचे इक्वेशन सेकंड से। चेक कर लेंगे इसको इतना, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को ऐड किया गया है कि ये पद n/v यहाँ भी है, निगेटिव में है, यहाँ प्लस में करे आएगा, 1/v यहाँ से, 1/u वहाँ से, n-1 दोनों पदों में आ रहा है, वो प्लस में आ रहा है, ये नेगेटिव में आ रहा है, कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में ये बन जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको मान सकते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड।
तो देखिए क्वेश्चन थर्ड हमको तैयार हो चुका है। अब आपको ये समझना है कि यदि आप कोई वस्तु, जैसे हमने यहाँ बिंदु ओ को शो किया हुआ है, बल्कि यहाँ न रखें बल्कि बहुत दूर रखें। बहुत दूर का मतलब इन्फानाइट, अनंत पे रखते हैं, मतलब यू का मान इन्फानाइट कर ले जाएँ, तो उस कंडीशन में लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा उसके फोकस के माध्यम से। ठीक है ना। यदि वस्तु कहाँ पे है, यदि वस्तु है अनंत पे, ओके, तो बी क्या बनेगा, बी हो जाएगा एफ। इसको चेक कर लेंगे, इसकी लैंग्वेज बनती है कि यदि वस्तु आपका इन्फानाइट पे है, अनंत पे है, तो फाइनली लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा उसके मुख्य फोकस के द्वारा। ठीक है ना। तो ये एफ दिखा दिया गया है। इन दोनों को आप रखिए इक्वेशन थर्ड में। ओके, इक्वेशन थर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। तो जहाँ पे बी लिखा है वहाँ एफ कर लेना है, और जहाँ यू लिखा है वहाँ पे इन्फानाइट कर लेंगे। ये बनेगा 1/f इक्वल टू 1/f माइनस 1 इन्फानाइट इक्वल टू यह आपका इस प्रकार से प्रारूप तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। आप चेक करें कि 1/∞ जो होता है वो शून्य होता है। 1/∞ कितना हो जाएगा, शून्य। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और जो बचेगा 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 1/r2। ये जो आपका इक्वेशन बन रहा है, यही इक्वेशन हमको प्राप्त करना था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। ये एक्चुअल में किसी पतले उत्तल लेंस के लिए या किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है। इसको हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं। लेंस मेकर सूत्र 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो निश्चित तौर पर किसी भी लेंस की जो फोकस दूरी होती है, उस लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक n और साथ में दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर डिपेंड करेगा। देखिए यहाँ पे R1 R2 निकलना, इसका मतलब क्या है कि दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कितनी हैं उस पर डिपेंड करेगा। और साथ में कुछ केस में हम लोग लगाएंगे भी। ओके, तो देखिए हम लोग को चेक करना है कि जो हम लोग ने फॉर्मूला प्राप्त किया लेंस मेकर का, उसमें क्या क्या कंडीशन बन सकती है। ठीक है ना। तो दो केस लगाना है, एक उत्तल लेंस के लिए, दूसरा अवतल के लिए। उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस। उत्तल लेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो R1 की वैल्यू होगी या आपको प्लस में लेनी है, ध्यान देंगे R1 विल बी पॉजिटिव। ओके, मैं एक बार फिर से फॉर्मूला लिख दूँ 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 1/r2। ये फॉर्मूला है, ध्यान देंगे। ये जो अगर मैं बात करता हूँ उत्तल लेंस की, तो ये जो देखिए n का मान तो नेगेटिव में नहीं हो पाएगा, और n का मान आप जानते हैं कि जो अगर मान ली कांच है तो 1.5 के ऊपर ही आसपास, जल है तो 1.33, है ना। बाकी R1 R2 बचेगा। उत्तल लेंस की बात करें तो R1 की वैल्यू प्लस में आनी है और R2 की वैल्यू निगेटिव में लेना है, ध्यान देंगे। उत्तल लेंस के लिए R1 आपको दिखाना है प्लस में, R2 दिखाना है माइनस में, ताकि ये पद भी निगेटिव पॉजिटिव हो जाए। अब कुल मिला के इसको आप हल करेंगे तो f की वैल्यू किसमें आएगी, प्लस में आएगी। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में ही नापी जाती है। ओके, नंबर 2 पे अवतल पे आ जाए। मतलब अगर अवतल लेंस है तो उस कंडीशन में आप लिखेंगे कि R1 की वैल्यू निगेटिव लेना होगा और R2 की वैल्यू पॉजिटिव लेना होगा। f की वैल्यू फाइनली निगेटिव में आएगी। इस पर क्वेश्चन भी आते हैं एक्चुअली, जो अवतल लेंस के लिए डिटेल्स देगा, दोनों वक्त डिजाइन दे देगा। ठीक है ना। और पूछेगा कि f निकालो, तो अवतल लेंस में आप ध्यान रखें कि R1 की वैल्यू आपको निगेटिव में दिखानी होगी और R2 की वैल्यू पॉजिटिव में। तो ओवरऑल सॉल्यूशन जो बनेगा अवतल के लिए f का मान निगेटिव में आएगा। तो बहुत ही कॉमन निष्कर्ष है ये, बहुत ही कॉमन और साथ में महत्वपूर्ण भी निष्कर्ष है। यदि हम बात करते हैं उत्तल लेंस के लिए कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस में f की वैल्यू फाइनली पॉजिटिव आती है, प्लस में आती है।
जबकि हम उन्हीं कंडीशन से बात करते हैं अवतल लेंस के लिए। फॉर कॉन्केव लेंस हो जाएगा, इधर वाला जो है ये आपका कॉन्वेक्स लेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो चेक कर लेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए एफ की वैल्यू प्लस में आती है हमेशा, और अवतल के लिए हमेशा निगेटिव में आती है। यू का मान जानते हैं हम, यू का मान लेंस के लिए हमेशा, यू का मान हमेशा निगेटिव में रहता है। बी का मान प्लस बी और माइनस बी। लेंस को इस तरफ अगर प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक बनेगा, बी का मान प्लस में। लेंस के इधर ही, मतलब जिधर वस्तु है उधर भी अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वो आभासी होगा, साथ में बी का मान निगेटिव है। तो इतना चीज़ आपको क्लियर रखना है ताकि आपको न्यूमेरिकल पोर्शन गड़बड़ ना होने पाए। और इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। तो हम लोग अभी चालू करते हैं कुछ सवाल भी, और उसके पहले का फिर से पूरा प्रूफ चेक कर लें शुरू से आखिरी। तो देखिए बोर्ड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र जो कि आज आपने प्राप्त किया है, इसको फिर चेक कर लेंगे। ये लेंस मेकर फॉर्मूले के नाम से बोर्ड में पूछा जाता है, या फिर पतले उत्तल लेंस के लिए अपॉर्चुनिटी का सूत्र हो, ठीक है। तो देखिए ये लेंस हो गया है एल के फॉर्म में, मोटाई टी के फॉर्म में दिखाया गया। लेंस जिस कांच का बना हुआ, उस कांच के पदार्थ का पोर्टनाइन एल शो किया गया है, बिंदु वस्तु ओ रखा गया है। P1 P2 दो पोल्स शो किए गए हैं, दो ध्रुव दिखाए गए हैं। वक्र त्रिज्याएं R1 R2 के फॉर्म में हमने मान लिया है। यहाँ से किरण चलेगी, सीधा निकल जाएगा मुख्य अक्ष के माध्यम से, दूसरी किरण यहाँ से लेंस पर टकराएगा, माध्यम बदलेगा, वाई से कांच में जा रहा है। तो ये जो है आई डैश पे इसका वर्चुअल या आभासी प्रतिबिंब बना देगा। दूरी जितनी भी हैं, पहले केस में P1 के लिए आपको नापना है कहाँ से, P1 से दूरी सब यहाँ से नापी जाएगी पहले केस में। यहाँ पे जो लिखा हुआ है U V डैश R1, मतलब ये जो दूरी है U मान ली गई है, यहाँ P1 से I डैश की दूरी V डैश मानी गई है, ठीक है ना। ये प्रतिबिंब तैयार हो गया। इक्वेशन आपको बनानी है, इक्वेशन चेक कर लेंगे जो बनाया गया है। फॉर्मूला आपको जो कल बताया गया था अपॉर्चुनिटी का सूत्र, उसका इस्तेमाल कर लेना है। इसमें बहुत बदलाव नहीं करना है, केवल V डैश और R के स्थान पे R1 कर लेना है। अब सेकेंड केस में, मतलब इस पृष्ठ के लिए पहले केस में ये सरफेस काम किया था, सेकेंड केस में ये सरफेस काम करेगा। अब इस सरफेस P2 के लिए ये काम करेगा लाइक ऑब्जेक्ट, ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब इस पृष्ठ के द्वारा इसी ओर वास्तविक आई के फॉर्म में प्राप्त हो जाता है। लेंस पतला है, इसकी मोटाई आपने टी मान ली है, ये आपको ध्यान देना है। अब दूरियां नापेंगे कहाँ से, P2 से। आप ध्यान देखिए जब ये दूरी कितनी थी, V डैश थी, टी हटा देंगे तो आपको ये वस्तु हो जाएगा। तो वस्तु मैंने देखिए लिखा है V डैश माइनस टी के फॉर्म में, प्रतिबिंब V के फॉर्म में, और जो वक्र त्रिज्या है इसकी R2 मानी गई है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। अब आपको ये भी ध्यान देना है, सबसे महत्वपूर्ण, अक्सर जो विद्यार्थी हैं इसमें भटक जाते हैं प्रूफ करने में, क्योंकि पहले वाले में अपॉर्चुनिटी n था एयर से ग्लास के लिए, अब प्रकाश किरण ग्लास से एयर में जा रहा है, तो निश्चित तौर पे आप n नहीं लिखेंगे बल्कि 1/n लिखाएंगे। इसको सॉल्व करते जाएंगे। t को आप काफ़ी छोटा मानेंगे, t का जो मान है वो उपेक्षणीय है, नेग्लेक्टिंग है V डैश की तुलना में, इसको हटा देना है, और फाइनली आप n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये क्वेश्चन थर्ड सेकेंड आपका प्राप्त हो जाएगा। और फर्स्ट सेकेंड दोनों को ऐड कर लेना है, ठीक है। और ऐड करने का मतलब है कि ये पद जो होगा, ये पद दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पद और ये पद ये कट जाएगा, और बाकी जो बचेगा 1/b माइनस 1/e ये कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा। अब आपको फाइनली ये दिखाना है क्वेश्चन थर्ड के बाद कि यदि वस्तु हो अनंत पे, वस्तु अनंत पे होने का सीधा मतलब है कि U आपको इन्फिनाइट दिखाना है, U दिखाना है इन्फिनाइट पे, अनंत पे, तो निश्चित तौर पे इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस के फोकस बिंदु पे प्राप्त होता है। U का मान इन्फिनाइट तो V का मान F, ये मैंने दिखा दिया है। ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर लिए हैं, तो 1/∞ शून्य हो जाएगा, 1/∞ कितना होगा, शून्य। तो ये फाइनली फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाता है, जो कि लेंस मेकर फॉर्मूला है। दो केस मैंने आपको बता दिए हैं, उत्तल के लिए अवतल के लिए। ध्यान देना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये, सवाल पूछा जाता है, अक्सर गलतियाँ होती हैं, R1 R2 लड़के समझ नहीं पाते हैं, गलत कर देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना कि उत्तल लेंस की बात करेगा तो निश्चित तौर पे ये R1 का मान, R1 आपको दिखाना पॉजिटिव, R2 दिखाना नेगेटिव। पूरा हल करने का मतलब है कि F का मान प्लस में आएगा। और अवतल लेंस की बात करेंगे तो R1 का मान नेगेटिव में दिखाना है, ये R2 प्लस में चलेगा, दोनों मान नेगेटिव में आएंगे। हल करेंगे तो F का मान भी नेगेटिव में आएगा।
क्योंकि n का मान कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा। ये चीज़ आप जानते हैं कि जितने भी पदार्थिक माध्यम होते हैं, सघन माध्यम, उन सभी के अपवर्तनांक हमेशा 1 से ज़्यादा होते हैं। तो ये इसका समरी हो जाएगा, निष्कर्ष हो जाएगा। और हम कुछ क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल उसके बेस पे चेक कर लेते हैं। 1.5 अपवर्तनांक वाले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसके वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अभी क्वेश्चन आपको ये समझना है कि एक्चुअली में दिया क्या गया है। उभय उत्तल है, समतल उत्तल है, उत्तल समतल है, क्या है। तो यहाँ बोला गया समतल उत्तल, मतलब ये पृष्ठ समतल होगा और ये पृष्ठ उत्तल होगा। तो निश्चित तौर पर इसका जो r का मान होगा r1, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर पृष्ठ समतल है तो r का मान कितना, इनफाइनाइट। और ये जो पृष्ठ होगा आपका इधर वाला, ये r2 है, यही हमें निकालना है। r2 हमें ज्ञात करना है। r1 इनफाइनाइट शो किया गया है। लेंस जिस पदार्थ का बना उसका अपवर्तनांक 1.5 शो किया गया है। और लेंस का f का मान निकाल के बता दिया इसने 20 सेंटीमीटर। तो चेक करिए फॉर्मूला, 1/f = n-1 1/r1 ये बन जाएगा। तो 1/f का मतलब 1/20 हो जाएगा। f का मान प्लस में करना है क्योंकि उत्तल लेंस की बात की गई है। n की जगह पे क्या लिखना है, 1.5 - 1 1/r1 1/r2 r2 में निकालना है। ठीक है, अब चेक कर लें यहाँ पे 1/20 = 1.5 पे 1 दिया तो आधा बचेगा, 1/2 दिखा दिया। और निगेटिव में 1/r2, ये 2 से कर जाएगा। तो यहाँ से r2 का मान निगेटिव में आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि उत्तल लेंस के लिए जो r2 होता है निगेटिव में होता है, मतलब ये जो r2 निकल रहा सही निकल रहा निगेटिव में 10 सेंटीमीटर। ओके, चेक कर लेंगे इसको। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 चेक करेंगे। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। ये 15 दिया गया है और ये दिखाया गया 30। और जानते हैं कि उत्तल लेंस के लिए r1 प्लस में आता है और r2 का मान निगेटिव में 30। और उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। n का मान दिखाएगा 1.5। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। f का मान निकाल लेना है, पहले इसको चेक कर लो। पहला पार्ट निकालना है f की वैल्यू, f = ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है ना, तो सिंपली यहाँ पे मान बिठाते जाए। 1/f = n का मान 1.5 - 1 1/r1 1/15 1/30 हो जाएगा। यहाँ निगेटिव था, ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा। तो 1/f = ये 1.2 बचेगा और ये 1/15 1/30। ओके, एलसीएम कितना दिखाओगे, 30, 15 दूनी और ये 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 × 3/30। ठीक है, ये आएगा 1/20। 3 से करेंगे 10, 20 हो गया। इसको आप पलट लेंगे ताकि f का मान निकाल ले जाए। f का मान आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। प्लस में आ रहा है, सही आ रहा है, क्योंकि आपको बताया उत्तल लेंस का जो फोकल लेंथ होता है हमेशा प्लस में आता है। तो यहाँ पे देखिए आंकड़े जो दिखाए गए हैं उसके आधार पर f का मान प्लस में आ रहा है। इसका एक और पार्ट देखिए है, सेकेंड पार्ट क्या है, यदि कम वक्रता वाला पृष्ठ अवतल हो, मतलब कम वक्रता वाला, मतलब ये जो है इसकी वक्रता से कम है, ये अवतल दिखाया गया है। ठीक है, और तब फोकस दूरी कितनी होगी। मतलब ये अवतल हो गया है, ये उत्तल है इधर वाला, कितना है 8 का मान 15 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें सेकेंड पार्ट में बोला है कि पहला पृष्ठ अगर आप अवतल दिखाएं, ये पोर्शन देखिए अवतल कर दिया गया है, ये पोर्शन कुछ नहीं करना है। और नियमतः अगर ये पहला पोर्शन अवतल का है तो r1 की वैल्यू निगेटिव में आती है। तो इस क्वेश्चन में r1 की वैल्यू r2 की वैल्यू दोनों निगेटिव में आ रही है। तो n का मान दिखाएगा 1.5 1/r1
15 देखिए निगेटिव में हो गया है, और प्लस में 1/30 चिन्ह बदल गया है। देखिए यहाँ पे 1/F2 इक्वल टू ये 1/2 आ जाएगा, और ये एलसीएम बनेगा 30, ये निगेटिव में कितना आया 2 प्लस में 1, ये आपको बनाएगा 1/2 गुणा निगेटिव में 1/30। ठीक है ना, इसको पलट लेंगे, 60 आ गया उधर, तो F2 करेंगे निगेटिव में 60। चेक करेंगे सेकेंड पार्ट, F2 का जो मान निकल रहा है निगेटिव में आ रहा है, निगेटिव में 60 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 3 और चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ बोलो। कांच के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। 20 यस सर। R1 को मान लीजिए 20 दिखाया गया है, और R2 को मान दिखाया गया निगेटिव में 20, और 1.75 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर इसकी ये लिक्विड दिखा दिया गया है, और इस लिक्विड का अपवर्तनांक दिखाया गया 1.75। ठीक है, डुबोने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब लेंस देखिए इसके भीतर चला जाएगा, है ना, और यहाँ पे आपको चेक करना है कि इसका फोकल लेंथ कितना होगा, और उसके साथ में नेचर या इसका प्रकृति क्या हो जाएगा। तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। चलें देखें। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आते हैं जहाँ पे आपको उत्तल लेंस या अवतल लेंस शो किया जाएगा। जैसे ये उत्तल लेंस हो गया है, ये वायु में है। ठीक है ना, आप चेक कर रहे हैं कि ये जो उत्तल लेंस है वायु में है, इसका R1 R2 शो किया गया है। आपने अपने नॉलेज का इस्तेमाल किया, चिन्ह सहित वैल्यू जो है उसको शो कर दिया है। कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक को 1.5 दिखाया गया है, मतलब इसका अपवर्तनांक शो किया गया है। ठीक है ना, और इस लेंस को आपको डिप करना है, डुबोना है एक लिक्विड में, एक ऐसा लिक्विड जिसका अपवर्तनांक 1.75 है। मतलब अगर ये लेंस इसके अंदर जाएगा तो अब इसका नेचर क्या होगा, और साथ में इसका फोकल लेंथ भी कितना होगा वो आपको चेक करना है। तो चेक करने पर ये देख लें कि R1 R2 शो किया गया है, ये भी दिखाया गया 1.5, ये है ANG, क्या लिखेंगे इसको ANG, और ये भी दिखाया गया ये है किसी लिक्विड का अपवर्तनांक, और निश्चित तौर पे ये जो अपवर्तनांक है वो ANL के फॉर्म में, मतलब ये y के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है ना, FA का मान नहीं पता है, ये है AL में, और ये हमने बनाया है लिक्विड में। ठीक है ना, दो केस बना लेंगे। तो पहले एयर में आ जाए, ठीक है, और एयर में आने का मतलब है कि 1/FA 1/FA इक्वल टू ANG -1 1/R1 1/R2, ये बन जाएगा।